नमस्कार, सिटीजन वॉइस शो में आप सबका स्वागत है। सीज फायर को अभी 24 घंटे ही नहीं बीते थे कि डोनाल्ड ट्रंप का फिर एक ट्रुथ सोशल पर एक मैसेज आ जाता है। वो कहते हैं द फेलिंग न्यूयॉर्क टाइम्स एंड फेक न्यूज CNN each reported a total fake 10-point plan on the Iran negotiations, which was meant to discredit the people involved in the peace process. All 10 points were a made-up hoax. Evil losers make America great again. यानी कि जो जीडी वांस ने कहा कि चैट जीपीटी के जरिए कोई 10-point प्लान जो है वो सोशल मीडिया पर और मेन स्ट्रीम मीडिया पर जो है वो दिया जा रहा है। जो 3 10-point प्लान आए थे उसमें जो दूसरा 10-point प्लान है उस पर हम बात कर रहे हैं। और एक बात की क्लैरिफिकेशन उन्होंने दी कि लेबनान और हिजबुल्ला जो है इस पीस प्लान के अंतर्गत कवर्ड नहीं है, यानी कि ये सिर्फ ईरान पर हमला इजराइल और अमेरिकन फोर्सेस द्वारा जो हो रहा है उसको सीज फायर करने का 10-point प्लान है। बाकी यथास्थिति रहेगी। हमस क्या कर रहा है, हिजबुल्ला क्या कर रहा है या हूतीस क्या कर रहे हैं, वो इस जो डील से है वो बाहर है। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ गिरीश जोशी जी मौजूद हैं। गिरीश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और जी, आपसे बात हो रही थी और आपने कहा कि ये जो पीस प्लान है, सीज फायर प्लान है, ये टिकने वाला नहीं है। और एग्जैक्टली वही हुआ। सीज फायर प्लान जो है वो एक तरीके से बिल्कुल डिनाई कर दिया गया। जीडी वांस ने भी उसको डिनाई कर दिया है और आपके ट्रम्प साहब ने भी कई ट्वीट सोशल पे डालकर उसको डिनाई कर दिया है। तो इसके पीछे के कारण आप क्या समझते हैं और क्या मजबूरियां हैं जिसकी वजह से बार बार जो जियोनिस्ट लॉबी है वो ट्रम्प साहब को मना लेती है और उसके बाद कई सारी मूवमेंट्स जो हैं, मिलिट्रीली जो मूवमेंट्स भी जो हैं वो भी देखी गई, जिसके बारे में आप चर्चा कर रहे थे। जी नहीं, पहले तो देखिए आत्मजीत जी, वहां पे जो भी प्रेसिडेंट बैठता है वो तो चाइनीज लॉबी की वजह से ही बैठता है। फंडिंग करने वाले भी वही लोग हैं। तो वो तो आप देखिए, जितने भी एक्स प्रेसिडेंट्स थे जिसपे इजराइल कई सालों से ये प्रेशर डाल रहा है कि ईरान को खत्म करना है। अब उसमें ना ओबामा आया ना अपना बाइडन आया। तो ये हो रहा है कि जो उनकी बात नहीं मानता है, दे डोंट कंटिन्यू देन। अब ये इनके हाथ में लग गया। एक बार में वो बीच में गैप हो गया, फिर लाके बिठा दिया, क्योंकि उसने उस वक्त भी जो इनिशिएशंस किए थे वो यही थे कि ईरान के खिलाफ कैसे उसको एक पब्लिक ओपिनियन बिल्ड करना है कि ये एटॉमिक बम है, ये जबरदस्ती कर रहे हैं। वहां पे बहुत पब्लिक पे बहुत दिक्कतें गुजारी जाती हैं, मार डाला जाता है जो अपोजिशन करता है। तो ये नैरेटिव तो इनके फर्स्ट टर्म से बिल्डअप हो रहा था। अभी ये आ गया रिजल्ट्स पे। अब देखा कि तीसरी बार आएगा नहीं, तो इनको बहुत गाई थी कि यही 4 साल में जो गेम करना है वो पूरा करेंगे। अब इसमें काफी कुछ पचड़ा ये हो गया कि पहले सब कंट्रीज को अपने सपोर्ट में लेने के लिए आपने एक बहुत बड़ा बम फोड़ा, दैट वाज टेरिफ बम। अब ये सोच के फोड़ा कि भाई जैसे ही टेरिफ बम में फोड़ूंगा सब आ जाएंगे, मैं उनसे निगोशिएट कर लूंगा, वो सब चुप हो जाएंगे और फिर मैं अपनी मनमर्जी इजराइल के साथ कर पाऊंगा। सो दैट वाज देयर फर्स्ट फेल्योर। अभी देखिए ये सारा चल रहा है, वो तो काफी पब्लिक डोमेन में है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, हाउ ईरान वाज ट्राइंग टू काउंटर देम। अब इसमें लास्ट में जो डेवलपमेंट्स हुए, इसमें दिक्कत क्या थी कि ऐसे 5-6 कंट्रीज हैं, चाइना, सऊदी अरेबिया, ईरान, यूएई, इंडिया, जापान और नॉर्वे। इनके पास बहुत ही 2 बड़े वेसल्स है, वीएलसीसी और यूएलसीसी। एक अल्ट्रा लार्ज क्रूड कैरियर है, एक वेरी लार्ज क्रूड कैरियर है। अब ये कम से कम 1700-1800 करोड़ का ये माल है। इसके अंदर फिर वो क्रूड भरा होता है और इन लोगों ने सोचा था कि जितना ज्यादा उठा लिया जाए, 4 लाख बैरल के आसपास, 2 लाख बैरल के आसपास इनकी कैपेसिटी होती है। अब ये भर के जैसे निकलने लगे हैं तो किसने बोल दिया कि मैं 9 करोड़ रुपया लूंगा टोल पे। दे इमीडिएटली एग्रीड, क्योंकि पूरे कार्गो और शिप की वैल्यूएशन और उसका डैमरेज जो चढ़ता है खड़े रहने का, वो एग्री था। तो दे स्टार्टेड टेकिंग मनी इनटू बिटकॉइन ऑल्सो। अब ये बिटकॉइन वाली जो गेम आ गई, इसमें धड़ाधड़ शिपें निकलने लग गई, क्योंकि एवरीबडी वाज हैप्पी पेइंग इन दैट। फिर उसने बोला जो नहीं कर पा रहे थे वो युआन में पेमेंट कर रहे थे। मतलब एक तो आपका डॉलर, पेट्रो डॉलर वाला डोमिनेशन खत्म होने लगा था। नाउ इट वाज हाई टाइम कि भाई ईरान को सबक सिखाया जाए, या तो ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोन्स पे कब्जा कर लिया जाए। तो इनका पहले एक सपना था कि वो खर्ग पे कंट्रोल करेंगे। खर्ग पे कंट्रोल करने से इन्होंने जो कुवैत का एक जो आइसोलेटेड एक टापू है वहां पे, उस पे उन्होंने कोशिश करी कि इस पे हम लोग हेलीपैड बनवा के यहाँ से उतारने के बाद नेवल कमांडोज जाएंगे। तो वो जैसे ही मालूम पड़ा तो ईरान ने उसी पे इतने बम्बार्डिंग कर दिए कि वो हेलीपैड आपका वो प्रोग्राम वो भी कैंसिल हो गया। फिर जैसे तीसरे से बोला कि भाई सऊदी अरेबिया एंड दीस पीपल विल नॉट अलाउ यू टू यूज द एयर स्पेस। लेकिन वो कहीं ना कहीं एयर स्पेस यूज हो रही थी, जहां से टेल अवीव से निकल के खर्ग आइलैंड और आपके ईरान के पोर्ट्स तक ये सर्वेलेंस तो कर ही रहे थे और इनके टैंकर्स भी आ रहे थे। और जो अटैक हुए वो दैट वर एविडेंस के वहां पे, क्योंकि उनके F-16 वगैरह तो हमको रडार में दिखते नहीं है।
फिर इन्होंने और एक डमी कोशिश करी कि हमारे वहां पे एक पायलट गिर गया, उसको लेने गए तो आपको C-13 भेज के उसके अंदर आपके एंटी टैंक्स वगैरह ये सब भेजने की क्या जरूरत थी। इनका प्रोग्राम ये था कि वो कहीं ना कहीं जो 60% एनरिच यूरेनियम है उसको चुरा लेना है। तो ये बड़े बड़े प्रोग्राम्स करके ये सब मतलब झूठ के पर्दे के पीछे ये लोग अपने कार्यक्रम करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दे आर मिजरेबली फेलिंग इन ऑल दीज थिंग्स। अब ये 7 दिन वाला जो गैप आया, इसमें भी आप अंदर से स्टडी करो तो दिक्कत क्या हुई है कि जैसे इन्होंने बोला, एक इन्होंने बहुत ही एक वाइटल ब्रिज गिरा दिया ईरान का। अब वो ब्रिज गिराने के बाद इमीडिएटली ट्रम्प से कि मैं इनको तो बिल्कुल पुराने जमाने में ले जाऊंगा और मैं पूरा ग्राउंड कर दूंगा ईरान। वो होते ही 182 या 128 कुछ जो न्यूक्लियर इंजीनियर्स थे बुशर में, रशिया का उनका कोलैबोरेशन में पावर प्लांट चलता है, वहां से उन्होंने बस के साथ लेके उनके अपने आदमियों को उन्होंने वहां से इवैक्यूएट कर दिया। वो करते ही ईरानियन गवर्नमेंट स्टार्टेड डिस्ट्रीब्यूटिंग द पोटेशियम आयोडाइड टेबलेट्स। अब ये पोटेशियम आयोडाइड टेबलेट्स क्यों काम आती है कि अगर वहां पे न्यूक्लियर रिएक्शन हुआ तो एटॉमिक उससे बचने के लिए आपको ये गोली कंज्यूम करनी पड़ती है, क्योंकि आपका जो ये होता है न्यूक्लियर का जो ये आपको थायराइड को हिट करता है और थायराइड कैंसर होने के चांसेस रहते हैं, तो उसका पहले प्रीकर्सर होता है, वो पहले दे देते हैं एंटीडोट कि भाई आप ये गोली खाओ। और इसी वक्त में आप देखिए तो इनके MCQ-9 और ये MCQ-4C जो है, ये इनके सर्वेलेंस के ड्रोन्स रेगुलर उस बंदर अब्बास और खर्क के बीच में घूम रहे हैं। ये अभी का विजुअल है 10 मिनट पहले का। इसका मतलब ये है कि दे आर लुकिंग फॉर द चेंजेस ऑन द ग्राउंड कि भाई ईरान अगर अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है कि भाई बड़ी वॉर हुई या बड़ा अटैक हुआ तो क्या करना है, तो ये भी सर्वेलेंस कर रहे होंगे भाई कहाँ पे ये पोटेशियम आयोडाइड बिक रहा है, उसमें वहां पे क्या मूवमेंट है, वहां से क्या शिफ्टिंग हो रहा है, इन्होंने अपने आर्म्स को कैसे सेटल किया। तो ये छुट्टी लेने के बहाने पे इन्होंने अभी अपने आप को डेटा कलेक्शन करके फिर हिट करने का प्रोग्राम किया, इसीलिए डाउटफुल था कि इसमें कुछ माल ही नहीं था। आप एक तरफ बोल रहे हो कि हमने 10 तारीख को जाके पाकिस्तान इस्लामाबाद में हमको मीटिंग करनी है, जानबूझ के आप मीटिंग में और किसको नहीं भेज रहे हो, आप खुशनर को भेज रहे हो जिससे ईरान बात करने को तैयार नहीं है, क्योंकि उसका मेलिशियस पूरा इंटेंशन पता है। फिर एक कंट्री गल्फ में से घूम के आ जाता है, दैट इज कतर। कतर ने बोल दिया कि भाई मेरे को अमेरिका से कोई रिलेशन ही नहीं रखना, आप निकलो। नाउ दैट वाज वन ऑफ द ब्रेक अवे। अब सऊदी अरेबिया क्या कर रहा है, दुबई क्या कर रहा है। अब इसमें देखिए पोजीशन क्या हो रही है कि आप अगर बहरीन की हिस्ट्री देखो तो 1971 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसको छोड़ा, तब ये ईरान का पार्ट था। इन्होंने जबरदस्ती इसको एक सेपरेट कंट्री का पावर दे दिया। उसके साथ दरहान करके एक एडजॉइनिंग सऊदी अरेबिया का पोर्शन है जब विच इज अ वेरी रिच ऑयल एरिया। अब बहरीन और इसमें मेजोरिटीज आर शियाज। अब बहरीन में जैसे रेजिम चेंज का बड़ा वहां पे हल्ला गुल्ला हो गया है, क्योंकि वहां पे वो जो किंग है ही सुन्नी एंड रेस्ट ऑफ द पीपल आर शियाज। वही दरहान के अंदर इनको लगता है, तो ये अपनी सिक्योरिटी में जो अपने आप को अनसिक्योर्ड फील कर रहे हैं, इस चक्कर में ये अमेरिका को हेल्प कर रहे थे कि भाई वो हमको बचाएगा। उसने डेवलपमेंट के बहाने पे वहां पे घुस के इनको बोल दिया। अब वो सिक्योरिटी रिंग जो है वो यूजलेस हो गई है। ये तो वॉर में इन्होंने देख लिया, सऊदी अरेबिया में देख लिया, यूएई ने भी देख लिया, सबने देख लिया कि भाई ना आपका कोई आयरन डोम काम कर रहा है, ना डेविड स्लिंग काम कर रहा है, ना आपका कोई, आपके रडार्स जो अच्छे में अच्छे थे वो तो आपके $10,000 के ड्रोन ने आके तोड़ दिया है। मतलब वो जो नैरेटिव आप बेच रहे थे और जो पैसा ऐंठ रहे थे इन लोगों से, दैट वर यूजलेस। अब इसके सामने दूसरा आप देखिए तो व्हाई इज अमेरिका नाउ गेटिंग वरीड। एक तो उसको क्या करना था कि यहाँ पे थोड़ी शांति करके हिजबुल्लाह हैज नाउ स्टार्टेड हिटिंग देम विद द फतेह मिसाइल्स। अभी तक हिजबुल्लाह का ऐसे माना जाता था कि वो कन्वेंशनल वॉरियर्स हैं, कंबे पे लेके एंटी टैंक मिसाइल ही फोड़ सकते हैं। लेकिन जब अब दे आर वेरी बैडली बीइंग हिट, तो इन्होंने सोचा कि एक पोर्शन को थोड़ा टाइम प्लीज कर लेते हैं, ईरान को छोड़ देते हैं, ये कि भाई चलो 7 दिन तक हम कुछ नहीं करेंगे। और नाउ दे आर कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन दैट। इसमें भी अगर आप रडार वॉच करो तो इनके प्लेन जो तेल से निकल रहे थे वो तेल से बंद हो गए। पॉसिबली या तो उनका जो एयरपोर्ट है उसको स्मैश कर दिया गया। तो अभी ये टर्की और स्पेन के बीच में एक ग्रीक में आइलैंड है इनका नेवल बेस, वहां से ये ऑपरेट कर रहे हैं। नाउ दैट इज अ फार डिस्टेंस टू गो, लेकिन वहां से इनके अभी भी टैंकर्स घूम रहे हैं, लेकिन दे आर ट्रैवलिंग टुवर्ड्स लेबनान, नॉट टुवर्ड्स ईरान। इसका मतलब ये कि पहले वो लेबनान को निपटाना चाहते हैं, उसके बाद ताकि एक पोर्शन क्लियर हो जाए, जो उनका एजम्पशन है। हुतीज आप देखिए सडनली साइलेंट हो गए। हुतियों ने पहले धमकाया था कि अगर हम पे अटैक हुआ तो हम रेड सी बंद कर देंगे, बबल बंदर पे हम लोग अपना कब्जा जमा लेंगे, बट देन दे वेंट साइलेंट। वहां से वो अटैक कर रहे हैं इजराइल पे। तो ये देखिए कि जो मल्टीपर्पज गेम थी इसको ये सेग्रीगेट करना चाहता है।
और इसमें एक तो डेटा कलेक्ट कर लेगा ये ईरान के मूवमेंट्स का, वहां से जितना बन पड़ेगा ये लेबनान को निपटाएगा और फिर आके ईरान के अंदर फिर वही शुरू करेगा। क्योंकि अभी आप देखिए वो जो स्टेटमेंट दे रहा है उसके इमीडिएटली बोलता है बाद में कि जो भी आर्म सप्लाई करेगा ईरान उस पर मैं 50% टैरिफ लगा दूंगा। दैट मीन्स यू आर एमिंग रशिया एंड चाइना। अभी इसमें आप देखिए तो मैंने आपको फोटो भेजा था, एक डोंग फैंग करके मिसाइल है, दैट इज DF-55। ये इसकी रेंज है 12,000 किलोमीटर्स और ये इतनी लो फ्लाइंग है और ये एकदम स्पेसिफिक हिट करती है। इसका 3 स्टेज में ये चलता है, मतलब इसको अगर आप रोकना भी चाहो तो ये अपने डेस्टिनेशंस पे विद द प्री प्रोग्राम उसमें पहुंच जाती है। और अभी एक मैसेज आया कि इसके बाद अभी जो मार्च में चाइना ने अपने आर्मी परेड में और एक रखी थी उसमें मिसाइल, दैट वाज डोंगफैंग 61। और उसके डिफेंस मिनिस्टर ने बाकायदा पब्लिक में आके बताया था कि 61 जो है इसमें 60 आर न्यूक्लियर बॉम्ब्स एंड 1 इज हाइड्रोजन बॉम्ब। हाइड्रोजन बॉम्ब कैन क्रिएट अ टेम्परेचर राइट अप टू सन, मतलब वहां पे वो जहां गिरा वहां पे ऑक्सीजन खत्म करेगा और टेम्परेचर सन जितना, मतलब वहां पे सारा कुछ होगा वो इवापोरेट हो जाएगा। और उसने इतना भी बोला कि दुनिया में किसी भी कंट्री के पास हाइड्रोजन बॉम्ब का एंटीडोट नहीं है। अब नाउ इफ दैट इज रीचिंग, तो ये जैसे रेगुलरली वो नैरेटिव क्रिएट कर रहे थे कि हमारे न्यूयॉर्क पे हिट करेंगे, अब नॉर्थ कोरिया एक साइलेंट प्लेयर है, वो क्या दे रहा है पता नहीं है। सो दिस इज डेफिनेट कि ईरान ने अपने आप को मन बना के तय तो कर लिया कि कभी भी अटैक कर सकते हैं और उसका हमको क्या तैयारी रखना है। तो लॉट ऑफ कॉम्प्लिकेशन है, लेकिन ये बिल्कुल लग रहा था इनके बिहेवियर से कि अमेरिका की कोई भी बात पे भरोसा तो नहीं किया जा सकता है। अब ये दोनों अलग होके अटैक कर रहे हैं कि भाई ईरान इसराइल को मैं मना करता हूं, वो कर रहा है। अब इसराइल बोलता है कि भाई अमेरिका ने हमको बगैर पूछे सीज फायर कर लिया। दे आर नॉट टुगेदर। वो डेलिबरेटली दिखाने के लिए किसने कुछ कर दिया तो जिम्मेदारी से छिटक सकता है। अल्टीमेटली दे आर वन। अगर वो बोलते हैं कि इसराइल के इन्होंने डेटा सेंटर्स या कंट्रोल रूम खत्म कर दिए हैं, ये जिम किम करके इनका आप देखिएगा, गूगल में आप देखेंगे तो बिल्कुल गाजा पट्टी के ऊपर एक आपको एक छोटी सी लाइन मिलेगी 2-2.5 किलोमीटर की समुद्र के अंदर। ये 76 में इन्होंने शुरू करी थी इसराइल ने कि हम लोग यहाँ से सैटेलाइट्स को अपलिंकिंग करेंगे, लेकिन उसके नीचे बहुत ही बड़ा इनका कंट्रोल सेंटर था जहां से सारे इनके आयरन डोम वगैरह कंट्रोल होते थे और वो ऐसे मानते थे कि वो फुल प्रूफ है। लेकिन शाहिद और फतेह मारने के बाद ऐसे मैसेजेस हैं कि उसको उन्होंने डैमेज कर दिया, इसलिए नाउ कंट्रोल गोज विद द अमेरिकन। तो इनको गाइड कौन कर रहा है? तो ये बिल्कुल झूठ बोलने वाले हैं और ये कब दगा दे देंगे आपको पता नहीं। क्योंकि आप डिफरेंस देखिए, मैंने अभी आपको फोटो भेजा है कि इसराइल और अमेरिका के अटैक में जो इनका इसराइलीज का जो गोंग है वो डिस्टर्ब हुआ है। ईरान में जो जूस रह रहे हैं उनको इंस्पेक्शन के लिए बुलाया गया है और वो आराम से वहां रह रहे हैं। तो वो इंस्पेक्शन में बुलाया जा रहा है, इसका मतलब ये कि जूस इन ईरान आर, उनको अभी भी बड़ी शांति से रहने के लिए मिला जा रहा है। तो आप जिसको बदनाम करने की कोशिश कर रहे हो वो अपना उनका कल्चर देख लो और आपका कल्चर देख लो। तो दिस मेक्स द डिफरेंस कि अभी इसमें ईरान ने अगर अपने आप को तैयार कर लिया है देन देयर वोंट बी एनी प्रॉब्लम। लेकिन मैं समझता हूं जब तक कि रशिया और चाइना का अभी बैकडोर इंटेलिजेंस है और इनका ये जो अभी आप देख रहे हो ये मिजार विजन का एक फोटो है जिसमें वो आपको एग्जैक्टली एयरक्राफ्ट का मेक, एयरक्राफ्ट का रजिस्ट्रेशन नंबर और एग्जैक्ट लोकेशन विद इन 5 मीटर्स बताता है। और दिस वाज द ओनली रीजन कि ईरान की सैटेलाइट से जो ये काम कर रहे थे, जीजिंग के साथ इनका कनेक्शन है सैटेलाइट का, चाहे जो 300 अभी चाइना ने भेजी है स्पेस में। तो ये रियल टाइम फुटेज दे रहा है। इसी की वजह से सऊदी अरेबिया में खड़े हुए इनके अवेक्स प्लेन को और इनको ये लोग तोड़ पाए थे। तो ये एक फियर फैक्टर तो क्रिएट हो गया है। अभी इसको देखना पड़ेगा कि ये कितनी जल्दी दगा करते हैं और कितना उसमें ईरान तैयार है इनको जवाब देने के लिए। जी आप कह रहे थे कि जिस तरीके से लेबनान पे एक ब्रीच किया है, इजराइल मानने को तैयार नहीं है, उसके पीछे कुछ वैश्विक कारण भी ये हो सकते हैं कि बड़ी यूएस कंपनीज जो इधर जूस चला रहे हैं या उनमें जायंट इन्वेस्टमेंट फंड्स हैं, ब्लैक रॉक है, ब्लैकस्टोन है, वैनगार्ड है, वो सेकेंडरी रोल यूएस का वेस्ट एशिया में बर्दाश्त नहीं करेंगे क्योंकि बहुत सारा पैसा जो है इन कंपनीज का लगा हुआ है। इजरायली मीडिया आउटलेट्स ये भी बता रही थी कि जो आईडीएफ के सोल्जर्स हैं वो लड़ाई करने में अब इंटरेस्टेड नहीं है और हिजबुल्ला ने काफी आईडीएफ सोल्जर्स को सरेंडर भी करा दिया है। तो ये क्या माना जाना चाहिए कि क्योंकि जिस तरीके से हिजबुल्ला इस समय सदर्न लेबनान में इजराइल की आर्मी से कड़ा मुकाबला कर रहा है, अगर यूएस विड्रॉ होता है तो आईडीएफ फोर्सेस का क्या होगा? उनकी एग्जिस्टेंशियल लड़ाई के पीछे ये भी एक वजह है कि अब सीज फायर को
अमेरिका जो पहले 10 पॉइंट सीज फायर के ऊपर बातचीत करने को उसको पॉइंट ऑफ जो नेगोशिएशन बना रही थी, जो कि हालांकि फ्राइडे को होने वाला है 10 अप्रैल को, क्या इससे बैकआउट करने का उनका ये रीजन है कि ब्लैक रॉक, लैरी फिंक और जो ज्यूस बिजनेसमैन है उनका पैसा जो है वो डूब जाएगा अगर अमेरिका उस पर 10 शर्तों में कोई भी शर्तें मान लेती है तो? जी नहीं, इसमें देखिए दोनों गेम्स हैं। ये भी चाहते हैं जो इनके बैक बर्नर पे जो फाइनेंसर्स बैठे हुए हैं कि $200 तक एक बार पहुंचाया जाए 3 महीना तो सारी रिकवरी भी हो जाएगी। इनके तो बड़े प्लान्स होते हैं, तो ये कोशिश तो यही कर रहे थे कि भाई एक बार स्टेट ऑफ हार्मोन पे प्रेशर ही क्रिएट कर दो तो ऑयल की कम हो जाएगी। और इसमें अभी दिक्कत सबसे ज्यादा क्या हो रही है कि टर्की ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है। सऊदी अरेबिया हैज नाउ गॉट अगेंस्ट देम। वो जो इनका जो होप था वो नहीं चल रहा है। ये जिस चीज से डर रहे थे कि भाई रेजिम चेंज कराने के चक्कर में ये ईरान भी है और अमेरिका इनडायरेक्टली वो करके हम पे हेल्प कर रहा है। अटैक्स ये बंद नहीं कर रहे हैं अमेरिकन कंपनीज पे, सऊदी अरेबिया ये तो। अब ये देखना पड़ेगा कि ईरान अगर ये बोलता है कि भाई मेरे को आपके रेजिम से कोई मतलब है नहीं, देन दीज थिंग्स कैन बी सॉल्व्ड आउट। चाइना बिल्कुल जबरदस्ती प्रेशर करेगा और चाइना की बात इनको माननी पड़ेगी क्योंकि 75% ऑयल एनर्जी पे डिपेंडेंट चाइना गल्फ से है, तो ये कोशिश करेगा कि इसको खत्म करें। अब अगर ये लंबा करने की कोशिश करेंगे तो चाइना एंड रशिया आई थिंक विल ट्राई टू कट दिस ऑफ। आज आप देखिए रशिया ने डिक्लेयर कर दिया है कि मेरे पुराने जो एग्रीमेंट्स मेरे बायर्स थे उनको मैं 40% डिस्काउंट में ऑयल और गैस देने को तैयार हूं। सो हमने अपनी इकोनॉमी सेट कर ली एशियंस ने, अब जो महंगा पड़ेगा वो इनको पड़ेगा। स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स पे इसने बोल दिया कि भाई आप युआन में पेमेंट करो या आप बिटकॉइंस में करो और ले जाओ। अब ये भूल गए थे कि जब भी आपने ईरान पे सैंक्शन लगाया तो उसने जो अपना गैस बेच नहीं पा रहा था उसी गैस से इसने जो बिटकॉइन माइनिंग का काम था वो शुरू करा, क्योंकि उनके जो डेटा सेंटर्स हैं दे नीड लॉट ऑफ पावर। तो इसने बहुत चीप से अपने डेटा बिटकॉइन माइनिंग करके रखा हुआ है, तो इट इज इजी फॉर हिम टू ट्रेड एनीवेयर इन द वर्ल्ड नाउ। तो अभी आप वो डॉलर ही भूल जाओ या आप युआन भूल जाओ तो ही कैन डू। और ये बड़े बड़े वेसल जो निकल रहे हैं बिटकॉइन में पेमेंट करके युआन में, इसका मतलब ये कि धंधा धड़ल्ले से चल रहा है, आपका गैस बिक रहा है। और एस्टोनिशिंग इसके कतर इसलिए हट गया क्योंकि कतर में वहां पे जो 2 बेसिस हैं उसमें से ईरान एंड कतर आर इक्वल पार्टनर्स। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोन्स में इसने क्लियर कर दिया कि भाई अभी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोन्स में अगर हम टॉल लगाएंगे तो उसमें मेरा और कतर का इक्विवेलेंट होगा। सो कतर इज नाउ विद ईरान। वो पूरे गैस पे डिपेंडेंट है उसकी इकोनॉमी, सो ही विल बी हैप्पी टू डू दैट। अब जो आपकी ईस्ट वेस्ट की जो आपकी पाइपलाइन चल रही थी अबू धाबी से फुजेरा तक, वो इन्होंने तोड़ दी है। अब उसमें भी अगर आपको आना है तो आपको सेटल करना पड़ेगा, और वो सेटल इसलिए करना पड़ेगा कि आपको सिर्फ अल्टीमेटली तो यमन की तरफ से निकालनी है। तो अगर आप यहाँ दादागिरी करोगे तो वहां पे हुती फिर एक्टिव हो जाएंगे। सो ईरान हैज गॉट एन अपर हैंड नाउ। अब वो कैसे उनको निगोशिएशन पे लाना चाहता है, तो अगर ईरान ने भी प्रॉपर प्लानिंग करी है तो ही वांट्स के पहले इनके इंस्ट्रूमेंट्स खत्म कर दो, इनकी लड़ने की क्षमता खत्म कर दो, जो यूक्रेन में रशिया ने धीरे से रह के अमेरिका की खत्म करवा दी। अब जब मारा पड़ रहा है तो इनको ऐसे था कि भाई हमारे 3 जो सिक्योरिटी गैजेट्स हैं वो हमको बचा लेंगे और हम लड़ते रहेंगे। अब उनके गैजेट्स भी खत्म हो गए। और ईरान जिस स्पीड से ड्रोन्स डेवलप करता जा रहा है और मारता जा रहा है, और वो जैसे अपग्रेड करता जा रहा है क्योंकि वो रशिया के साथ मिलकर बना रहा है, तो नाउ दैट डोमिनेशन कम्स ओवर हियर। सबसे बड़ा कंज्यूमर मार्केट ये रहा है। आप देखिए यूरोपियन यूनियन और यूके ने बहुत होशियारी से अपना हाथ निकाल लिया है। स्पेन ने बोल दिया मैं अपनी कोई जगह यूज करने नहीं दूंगा। आपकी इटली से मेलोनी जाके सऊदी अरेबिया के किंग से मिल रही है। तो नाउ दे आर मेकिंग एन अरेंजमेंट। इसमें सबसे बड़ा अगर किसी को रियल एस्टेट में भी काम मिलेगा तो दैट विल नॉट बी टू अमेरिकन्स नाउ, दैट विल गो टू फ्रांस, इटली, जर्मनी, एवरीबडी। तो वहां पे वो भी एक बड़ा पीस ऑफ केक देख रहे हैं। और ऑब्वियस है कि उन्होंने अभी भी जैसे यूक्रेन को बोल दिया है जेलेंस्की को तुम शांति करके रखो क्योंकि ठंडी आ रही है, उनके पास गैस नहीं है। जो अमेरिका ने कहा था कि भाई अगर बंद हो जाएगा तो मैं बैठा हूं मैं दूंगा, वो दे नहीं पा रहा है, और देगा तो वो परवड़ता नहीं क्योंकि दैट इज अ वेरी लॉन्ग रूट टू ट्रैवल। तो अल्टीमेटली नाउ दे हैव डिसाइडेड कि भाई रशिया जो चीप गैस दे रहा था उसी लाइन को फिर से शुरू कर दिया जाए। और रशिया ने बोला मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, आप यूक्रेन को बोल दो वहां से हट जाए और अटैक नहीं करे। और इवन जेलेंस्की का स्टेटमेंट आया है कि मैं इस एनर्जी सप्लाईज पे सीजफायर करने को तैयार हूं। सो इट्स फास्ट चेंजिंग नाउ, क्योंकि जो मार खा रहा है वो अब खाता ही जाएगा, क्योंकि अगला पर्सन जिस पे तुमने सोच के अटैक किया था वो तुमसे बहुत ज्यादा पावरफुल प्रूव हो रहा है। अब ये देखना है कि इट नाउ ईरान विल बी एबल टू डिसाइड कि क्या हो रहा है। और अगर सऊदी अरेबिया इसमें से निकल जाता है या दे पीपल से कि यू ऑल गेट आउट फ्रॉम हियर, तो अमेरिका का खेल खत्म है, क्योंकि अभी उनके पास कोई बेसिस नहीं है।
जिबूटी से उनको हटा दिया गया है। जिबूटी में तो वैसे भी सब लोग बैठे थे तो उनका चल नहीं रहा। नाउ हुतीज आर सिटिंग साइलेंट, दैट इज मोर डेंजरस। अब वो रेड सी पे सिर्फ अपने हथियार लगा के बैठे हैं कि जिस दिन हमको बंद करना होगा हम बबल बंदर बंद कर देंगे। सो नाउ द होल गेम एज ऑन टुडे सीम्स के भाई ईरान का अपर एंड है। अब ये कौन सी जगह पे जाके निगोशिएट होता है, और मैं नहीं समझता हूं कि अभी ईरान कोई भी अमेरिकन प्रपोजल्स पे निगोशिएट करने को तैयार होगा। और सब किसका नियत नहीं है, उसका मतलब ये है कि अगर आप कुशनर को भेज रहे हो इस्लामाबाद, दैट मीन्स ईरान इज नेवर रेडी टू टॉक टू दैट मैन। वो कब कोई गवर्नमेंट का बंदा ही नहीं है, और ही इज द मिस्चीवियस मैन जिसके लिए आपने गाजा खाली करवाया, आपने 60-70 हजार आदमियों को मार डाला है। तो ऑब्वियस है धीरे धीरे अभी सबसे बड़ा कैचअप कहां हो रहा है कि जून जुलाई में ओवरसीज इस्लामिक कंट्रीज की मीटिंग हो रही है टर्की में। अब उसके पहले इनको सबको अपना स्टैंड क्लियर करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें तो ईरान भी होगा, मलेशिया भी होगा, सब जितने मुस्लिम कंट्रीज सब इकट्ठे हो रहे हैं। तो उसके पहले आई थिंक विद इन 2-3 मंथ्स नाउ इट विल बी फाइट टू फिनिश जैसा, या तो वॉर होगा या कॉम्प्रोमाइज होगा। लेकिन वो जो अमेरिका और इजराइल की हेजीमनी और उनका जो ओरा था वो खत्म हो गया। उसके बाद अब उनको क्या ट्रीटमेंट मिलती है, नाउ दैट वर्ल्ड विल डिसाइड। जी, आपने एक बात और कही थी कि ईरानियन जूस जो हैं वो सबसे ज्यादा इफेक्ट हुए हैं इस साइनागोग जो उनके डिस्ट्रॉय हो गए हैं इजरायली यूएस अटैक में। तो मैं आपसे समझना चाहता हूं कि जब वहां भी जो सेकंड सेटलमेंट, सबसे बड़ी सेटलमेंट इसराइल के बाहर ज्यूज की जो है वो ईरान में है, तो यस। ये धर्म युद्ध तो हो नहीं सकता क्योंकि अपने ही लोगों को मारना, अपने ही सिनेगॉग्स को खत्म करना। तो क्या ये लड़ाई सिर्फ ऑयल वेल्स को कैप्चर करने की है क्योंकि अमेरिका के ऊपर डेट है और इसराइल अमेरिका की मदद कर रहा है उसकी डेट को कम करने के लिए? जी। नहीं, वो तो बिल्कुल सीधे समझ में आ गया। आपका 2025 में पेट्रो डॉलर का एक्सटेंशन सऊदी अरेबिया ने करा नहीं, मतलब आपकी जो पेट्रो डॉलर की हेजीमनी थी वो खत्म होने आ गई। उसके सामने ब्रिक्स बहुत दिन पे दिन पावरफुल होता चला जा रहा है। कंट्रीज आर ज्वाइनिंग देम, दे हैव स्टार्टेड अवॉइडिंग स्विफ्ट। वो अपने यूपीआई या डायरेक्ट पेमेंट कर रहे हैं, रियल टाइम में पेमेंट कर रहे हैं, और वट एवर करेंसी यू नीड। अभी ज्यादातर कंट्रीज ने वोस्ट्रो अकाउंट खोल दिए हैं, मतलब ये बही खाता हो गया अवॉइडिंग स्विफ्ट और डॉलर। आपने अपना पैसा जमा कराओ, जो भेजा उसका काट लो, और फिर बाकी का जो पैसा आप बचा रहे हो वो आपको युआन में पेमेंट करके ऑयल लेने को काम आएगा। रूबल में जो देना है वो रशिया विल नाउ डिसाइड कि भाई कैसे करना है, या तो आप उनकी करेंसी में डील करो। सो नाउ एवरी कंट्री हैज नाउ गॉट दैट थ्रू कि भाई हम अपनी अपनी करेंसी में धंधा कर सकते हैं। तो वो तो आपकी हेजीमनी डॉलर की चली गई। अब इसके पास एक ही रास्ता रहा था कि उसने लगा क्यूबा को तो मैं कभी भी उठा सकता हूँ, इराक इनडायरेक्टली मेरे हाथ में है, सीरिया में अपना बंदा बैठा हुआ है, और फिर आप देख लीजिए कि अगर ये गल्फ कंट्रीज तो हमारे हाथ में वैसे ही थे, वो तो मैं जितना माल बोलूंगा वो देंगे। तो इसका जो एंटीसिपेशन था कि अब सिर्फ हमने मदुरो को तो पकड़ लिया, वेनेजुएला जो सबसे बड़ा ऑयल का रिजर्व रखता है उसको भी हमने ले लिया, अब बाकी रहा ईरान। अब उनका जो एस्टिमेट था कि वो 2 दिन में सेटल हो जाएगा, जैसे ही इनके सुप्रीम लीडर को मार डालेंगे तो पब्लिक रोड पे आ जाएगी, और इन्होंने वो कोशिश करी थी। अभी 2 दिन से आप देखिए तो ईरानियन टीवी पे इनके जो मोसाद के और यूएस के जो स्पाई पकड़े गए उनको बाकायदा लाइव दिखा रहे हैं वो लोग, और वो मोबाइल में दिखा रहे हैं कि उन्होंने क्या क्या मैसेजेस भेजे थे, किस किस को मारने का लोकेशन भेजा। तो इनकी जो वो चाल थी वो भी खुली हो गई। और नाउ एज ईरान इज नाउ ऑपरेटिंग ऑन बाइडू, तो ये जैसे ही गूगल वहां पे अगर कोई चालू करता है तो इमीडिएटली वो पकड़ा जाता है कि ये मोसाद का या हमारा आदमी नहीं है। तो दिस इज हाउ दैट इज गेटिंग ट्रैक्ड आउट। तो काफी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में भी जो एडवांसमेंट ईरान में हुआ है, नाउ इट विल बी डिफिकल्ट फॉर अमेरिका टू प्ले दैट गेम्स जो वो 60, 70s, 80s में प्ले कर चुका था, लेकिन अभी भी उसके पास थियरी बुक वही है, इसलिए वो मार खा रहा है। अब नाउ इट इज अप टू हिम टू डिसाइड, क्योंकि अभी दोनों कंट्रीज में भी बहुत ज्यादा अल्लाह गुल्ला हो गया। दीज पीपल डोंट वांट दिस कि भाई आप क्यों यू लड़ रहे, इसराइल की वॉर अमेरिका लड़ रहा है, बंदे मर रहे हैं अमेरिका के, इसराइल कहीं से हाथ नहीं आ रहा है। अब वो चाहता है कि अमेरिका उसको लेबनान पे भी अटैक करने की कोशिश करे, और लेबनान को इन्होंने इकोनॉमिकली बहुत सिस्टमेटिकली खत्म किया था। ये भी इनकी एक चाल है। एक रियाद सलामे करके जो गवर्नर इन्होंने भेजा था, उसने इकोनॉमी की ऐसी सत्यानाश करी ये दिखाने के लिए कि वो तो पेरिस बना देगा लेबनान को, लेकिन उसने 92% डिवैल्यू करवा दी करेंसी की। आज वो बंदे ने कहीं पर भी नहीं है, लेकिन लेबनान में बिल्कुल सब खत्म हो चुका है। तो दिस इज दैट वाज देयर फाइनेंशियल प्रोग्राम आल्सो। लेकिन अब पूरा कंट्रीज अलर्ट हो गए हैं, सेल्फ सफिशिएंट कंट्रीज है वो, अब इनको उसकी झांसे में आने वाले हैं नहीं। नाउ नॉर्थ कोरिया, चाइना, रशिया एंड ईरान टुगेदर, अब ये कब तक ये दोनों मिलकर लड़ पाएंगे, क्योंकि सारे कंट्रीज बाकी इनसे दूर हो गए, क्योंकि उनको भी सरवाइव करने के लिए सारी चीजों पे सेटलमेंट करना है। जी बिल्कुल। और नॉर्थ कोरिया ने अभी जापान की तरफ अपना मिसाइल जो है वो टेस्ट फायर किया है। इसका मतलब ये है कि नॉर्थ कोरिया भी जानता है कि ये लड़ाई आगे
और बढ़ने वाली है और उसकी तैयारी के लिए ये अल्प विराम कहा जा सकता है, युद्ध विराम तो नहीं लगता है। आज की परिचर्चा में भाग लेने के लिए और बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियां देने के लिए गिरीश जोशी जी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर।